आप फरमाए दीजिएगा कि सर कहा गया कि इस बेंच को बेंच नहीं मानते और अपने आप को रिक्यूज कर लिया गया, गो कि प्रोगेटिव होता है किसी भी मोहतरम जज का कि वो अपने आप को किसी भी बेंच से रिक्यूज करे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया। तो जब बेंच को बेंच ही नहीं मानते तो 7 रुकनी बेंच का स्टेटस क्या है? इसकी उतनी भी हैसियत नहीं है जितना पिछला बेंच भी गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये भी गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। क्योंकि जो मैंने फॉलो किया है उसमें जस्टिस ईसा जो है उन्होंने खुद तो रिक्यूज नहीं किया, उन्होंने बल्कि ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो चीफ जस्टिस इन आइसोलेशन बेंच बना रहे हैं एक लॉ को मुअत्तल करके, और वो मुअत्तली भी उन्होंने उस वक्त की जब वो लॉ बना नहीं हुआ था। तो दिस एंटायर एक्सरसाइज, ये तमाम की तमाम ये जो एक्सरसाइज है ये सारी इलीगल है। बेंचेस का बनाना और फिर रिपीटेडली बनाना, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं इस पे कि ये वन मैन शो है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि बेंचेस जो है कंसेंसस पे बनाए जाएं, और अब मुकन्ना ने भी कानून बना दिया है कि बेंचेस जो है अकेले चीफ जस्टिस नहीं बना सकते। और फिर ऑडियो लीक्स भी आ गए हैं जिससे पता चलता है कि ये बेंचेस के जो बनाए गए हैं ये अंडर सम इन्फ्लुएंस बनाए गए हैं। ये सारी चीजें जब मंजरे आम पे आ गई हैं और वो बेंच बनाए चले जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सब चीज जो है ये खिलाफ कानून है। और जस्टिस फायद ईसा ने जो आज बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और उन्होंने तो आज कहा, मैंने कल कुछ एक प्रोग्राम में एग्जैक्टली यही बातें मैंने भी की। इरफान कादिर साहब की बातों से क्या मैं ये अखज़ करूं कि फिर आपकी हुकूमत चैलेंज करेगी इस बेंच को, और इसमें बैठे 7 रुकनी जजेस को पहले भी ये मश्क हो चुकी है? ये बेंच अब इस पे जो कैश 22 सिचुएशन है, कैश 22 तो मैं नहीं कहूंगा, हुकूमत के लिए तो कैश 22 नहीं है। हुकूमत के लिए तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये बेंच जो है, जो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने कहा है, ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और ये लॉ के भी खिलाफ है। तो ये तो बहुत से फैसले हैं अदलिया के कि ये जो वॉइड ऑर्डर्स होते हैं दे इवन नीड नॉट बी चैलेंज्ड। वॉइड ऑर्डर्स नीड नॉट बी चैलेंज, क्या कह रहे हैं सर? विल यू ब्रश द जजमेंट असाइड? जो भी फैसला आएगा आप उसको नजरअंदाज कर देंगे, उसमें अमल दरामद नहीं करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? देखें, इसमें छोटा सा एक सवाल है, बहुत मुख्तसर, कि ये जो चंद लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने कि फौज की तनसीबात पे धावा बोला, फौज की बिल्डिंग्स में घुस गए, फौज के खिलाफ वहां पे सख्त जबान इस्तेमाल की, इमलाक को आग लगाई, आया ये लोग आर्मी एक्ट के ताबे हैं कि नहीं? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसका जवाब आर्मी एक्ट में दिया हुआ है। आर्मी एक्ट जो है पिछले 70 साल 75 साल 70 ईयर्स हो गए हैं इसको ऑलमोस्ट, और ये 71 ईयर्स से ये राइज अल वक्त कानून है। तो इसमें क्या ये बेंच उन्होंने फॉर्म कर दिया है और ये क्या एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? और ये इतनी अफलातूनियत की जो बातें हो रही हैं यहाँ पे, लंबी लंबी पिटीशनें आ रही हैं, अगर इसमें कोई दम होता तो हार्डली 2-3 सफ़ों की पिटीशन में वो लिख सकते थे। अगर आप इनडायरेक्टली किसी चीज को गलत प्रूव करना चाहें तो आप लिखते जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अपने बहुत से फैसले हैं, 600 सफा 700 सफा। ये जो पनामा का फैसला हुआ था इसमें आप देखें तकरीबन को 700, 800, 900 सफा लिख दिया गया था। तो ये सारा मैं समझता हूं कि एक्सरसाइज जो है ये सारी बेमानी है। इरफान कादिर साहब बड़ी यूनिक पोजीशन में इस हुकूमत का हिस्सा है, मुआविन खसूसी हैं वजीर आजम के लीगल मैटर्स और इस्लाहात के ऊपर। मुझे सीधी तरह आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर फर्ज करें कि हक में मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला आ गया तो क्या कह रहे हैं आप कि नहीं मानेंगे? ये मुझे बताएं कि आपकी जो इंप्रेशन कायम हो चुकी हैं कि ये फैसला हुकूमत वक्त के खिलाफ आएगा, ये इंप्रेशन आपने क्यों कायम किया? मैंने इसलिए कहा फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हो सकता है कि इसके हक में आ जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी मच ऑन द टेबल। अब तो देखेंगे कि क्या फैसला आता है। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इज द बिग क्वेश्चन। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अगर देखें एक पैटर्न, ये जो बेंचेस बनाए जा रहे हैं, ये कौन सा फैसला है जो हुकूमत की फेवर में आ रहा है? सब हुकूमत के खिलाफ ही आ रहे हैं। इसलिए आपने सही कहा है कि ये भी अपेरेंटली तो लग रहा है हुकूमत के खिलाफ आएगा, और अगर आएगा तो हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं कहा, मैंने सवाल पूछा। हुकूमत के पास एक ऑप्शन तो ये है कि कोर्ट की जो गलत, ये तो अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं होगा ये, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि चलो जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो एक अगर जज मेड लॉ आ गया है तो उसको लेजिस्लेटिव जजमेंट के साथ उसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जहां मुकाबला हो जाए लेजिस्लेटिव जजमेंट में और जजेस की जजमेंट में, तो फिर इसको कहते हैं कि मुकाबला हो गया है जूरिस्प्रूडेंस का लेजिस्प्रूडेंस से, और लेजिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस का जब मुकाबला होता है तो देखा जाता है प्रूडेंस किधर है।
तो जिधर प्रूडेंस होगी दैट विल प्रिवेल. सर प्रूडेंस जिधर भी हो, इतनी तो समझ आ रही है कि बहरहाल अब आप एक पूरे इदारे से इंकारी दिखाई दे रहे हैं. मुझे अब ये बताइए कि क्या आपको आज जल्दी दिख रही है कि इज द कोर्ट इन सम काइंड ऑफ रश? आप जल्दी देख रहे हैं? हाँ, लग रहा है कि बहुत जल्दी में है, वो बहुत जल्दी में है वो लग रहा है. और उन्होंने पीछे भी ऐसे ही किया 2-3 केसों में, और बड़ी तेजी से गलत फैसले कर दिए हैं. और उनके अपने जजेस ने कहा है कि उन्होंने लेजिस्लेशन कर दी है, उन्होंने रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े सेंस. बस इलेक्शन का जो मैटर था उन्होंने डेट दे दी इलेक्शन में, फलानी डेट को 14 मई को कराएंगे. मैंने कह दिया था इट विल नेवर बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ऐसा इनको तो लॉ एम्पावर ही नहीं करता कि वो डेट दें. फिर एक जगह कह दिया जी प्रेसिडेंट साहब डेट दें, फिर गवर्नर डेट दें, वो भी गलत इन्होंने कहा. फिर उन्होंने कहा मुनर्रिफ अराकीन जो है उनके वोट जो है वो काउंट नहीं होंगे, ये भी आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ. उससे पहले इन्होंने लोगों को नाअहल कर दिया फॉर लाइफ, उस पर भी अब लॉ आ गया. अभी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने. पूरी की पूरी हुकूमत से नोटिस जारी कर दिए हैं. अब कितने लोग गिरफ्तार हैं, अब कौन कौन सी अदालतों में हैं, किधर किधर केसेस लगे हैं, इसमें खवातीन कितनी हैं, बच्चे कितने हैं. तो हुकूमत जो है नोटिस का जवाब देगी, ये रिकॉर्ड फराहम करेगी? इस वक्त इस मैटर को चूंकि अटॉर्नी जनरल हैंडल कर रहे हैं, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे कि उनकी जो भी डिसीजन मेकिंग है उस पर मैं हायल हूं. तो इस पे मैं फिलहाल खामोशी इख्तियार करूंगा. लेकिन अगर मेरा कोई रोल हुआ तो ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि इस पे फिर सोचेंगे कि आया इस तरह की चीज उनको तो देने की जरूरत है, इसकी कोई रेलेवेंस भी है कि नहीं केस से. क्योंकि ऐसा ऑर्डर जो कि लीगली रेलेवेंट हो, जिसका जो इशू सुप्रीम कोर्ट में जो इशू डिसाइड होना है या जिस इशू की वजह से ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर उस इशू से हटके ये तमाम चीजें हुई तो ऑब्वियसली इस पे सोचा जा सकता है कि क्यों ना उनको बता दिया जाए कि जी ये जो आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं ये एक ऐसी चीज है जो कि लीगली रेलेवेंट नहीं है इन हालात. सर ये तो बहरहाल फिर मजीद हालात गंभीर हो जाएंगे. अब अदालत को बताया जाएगा कि ये लीगली रेलेवेंट है कि नहीं है जो आप मांग रहे हैं. मगर मुझे ये बताइए सर, आज मैं दलाइल देख रही थी पिटिशनर के वकील के लतीफ खोसा साहब के दलाइल थे कि 15 मई की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी और उसके बाद 7 जून के फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग के बाद भी ये कहा गया नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जो झुटलाए नहीं जा सकते. तो उन्होंने सवाल उठाया कि कौन सा कर्नल है जो इसके खिलाफ जा सकता है, इंसाफ मुतासिर होगा. दूसरा उन्होंने जो दलील दी उन्होंने कहा कि आपके मुरवजा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी के कवानीन की, वो फैसलों की दलील देनी पड़ती है जो भी फैसला दिया जाए. लेकिन आपके आर्मी एक्ट के तहत तो सिर्फ गिल्टी और नॉट गिल्टी कह दिया जाएगा, विच इज ऑल्सो स्क्रैपिंग द बेसिक राइट मुल्जिम का. क्या कहेंगे आप? कोर कमांडर्स की मीटिंग में जब कहा जाता है नाकाबिल तरदीद तो उसका मतलब होता है कि द केस इज ट्रायल वर्दी. उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अब चूंकि उन्होंने नाकाबिल तरदीद कह दिया है तो अब ट्रायल भी नहीं होगा, किसी की बात भी नहीं सुनी जाएगी और कोई इनोसेंट है तो उसको भी ही विल बी ओपन. हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं होता. हमने बहुत इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन खुद मेरे हाथ से गुजरी हैं. जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था आज से 20 साल पहले, तो हम अपेरेंटली जब देखते थे कि केस ट्रायल वर्दी है तो हम ये असेसमेंट किया करते थे कि ये केस जो है ये इसमें कन्विक्शन होगी. लेकिन जब मामला जाता था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती. बहुत बहुत शुक्रिया. आपने